नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ट्वीट पर जिसकी वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थोड़ी सी बेचैनी हुई है। जी हाँ, हम चर्चा करेंगे मोहित कंबोज के ट्वीट पर। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहित कंबोज ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि 4 लोग जेल में जा चुके हैं, अब 5वें की बारी है। उसमें उन्होंने कहा है कि संजय राउत, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय पांडे, अब 5वें की बारी। और उन्होंने इशारा किया है कि उसमें जिसका ईडी का जो जांच चल रही है उसमें सिंचाई घोटाले का जिक्र किया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सर अजीत देशमुख का अजीत पवार की ओर उनका इशारा है। तो इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से कि इस ट्वीट का कितना मतलब कि बेचैनी बढ़ाई है राष्ट्रवादी की, क्योंकि उसमें एक कॉन्फिडेंस लिखा हुआ है कि हमारा ट्वीट 100% सही होता है। थत्ते जी, आप ये बात तो सही है कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एनआईए, ये जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, तो उन लोगों का कैसे होता है कि कई बार उनको थोड़ा टेस्ट करना होता है कि कोई उनका एक्शन वो जब प्लान करते हैं, ये पुलिस भी करती है, महाराष्ट्र की पुलिस भी करती है, तो प्लान करते हैं तो वो पहले ये देखते कि इसकी रिएक्शन कहाँ तक कितनी होगी। तो वो एक्शन लेने से पहले और ख़ुद उसके बारे में अधिकृत बयान देने से पहले किसी के थ्रू वो बयान लीक करते हैं। पहले वो क्या करते थे, वो मीडिया के थ्रू करते थे। आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस में ऐसी न्यूज़ आती थी कि भाई फलाना फलाना आदमी के खिलाफ अभी पूरा जाल बुना गया है और कभी भी उसको उठा सकते थे। अब मीडिया की जगह उनको एक और हथियार मिल गया, नहीं सोशल मीडिया नहीं, हथियार ये नेताओं का मिल गया। किरीट सोमैया और तुम्हारा मोहित कंबोज, तो ये लोग कैसे हैं ना, ये बीजेपी के हैं और उनको सीबीआई, ईडी, एनआईए, इनको सबको, इनकम टैक्स, इनको सबको अभी एक भूमिका उन्होंने ऐसे ली है कि उनको बीजेपी को मदद करनी है। और ये सब हो रहा है, वो पॉलिटिकली विंडिक्टा है, ये क्लियर कट दिख रहा है। हर एक चीज़ के पीछे बराबर यही लोग पकड़े जा रहे हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट हैं या मुखर हैं या एग्रेसिवली बात करते हैं वही। और जब भी वो ये पार्टी में आते हैं तो उनके ऊपर की कार्रवाई ठंड हो जाती है। अभी शिंदे गुट में आए तो भी ठंडी हो गई। तो वो सीबीआई और ईडी वाले जो है वो जैसे टेस्ट करते हैं ना कोई, तो उस प्रकार से टेस्ट करते कि रिएक्शन कितनी होगी। तो उन्होंने अभी इन दोनों को चुना है और वो चाहते हैं कि इनकी एक दहशत फैल जाए, किरीट सोमैया की और मोहित कंबोज की, इसके लिए कि बीजेपी को उसका लाभ होगा कि भाई ये बीजेपी कर रही है। मतलब बोलने वाले अगेंस्ट बोल रहे कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है, मगर उनको देश में एक बीजेपी की ऐसी दहशत फैलाने में इसकी मदद होती है कि मोहित कंबोज ने बोला ये उठा जाएगा, उठा लिया। किरीट सोमैया ने बोला इसको अरेस्ट होगी, वो हो गया। तो एक तरह से लोगों में जो बीजेपी के खिलाफ है उनमें ये मैसेज जा रहा है कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो एजेंसीज कर रही है मगर बीजेपी के कहने से कर रही है। अभी फडणवीस वगैरह वो जिम्मेदार लोग हैं, फडणवीस ये बोल नहीं सकते, या दिल्ली, मोदी, शाह, वो कैटेगरी में जो लोग हैं वो नहीं बोल सकते कि भाई ऐसी कार्रवाई हो, क्योंकि वो पद के ऊपर है और ये दोनों किसी पद के ऊपर नहीं है। तो ये जब बोलते हैं तो इरिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं वो। मतलब जवाबदारी है भी और नहीं भी, पद नहीं है कोई उनके पास, फिर भी वो बोलते हैं। तो बीजेपी की दहशत बढ़ती है और देश में अभी मोदी और शाह इनका जो एक प्लानिंग है उसमें ये सबसे बड़ी बात है कि या तो आप उनको जेल में डालकर या दहशत फैलाकर कमज़ोर करो, या उनको जो बुनियादी आधार है, देखो अभी उन्होंने एक आसान तरीका निकाला है कि आप अगर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो उसका मतलब आप हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, और हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं इसका मतलब आप राष्ट्रद्रोही हैं। ऐसा एक समीकरण बिठा दिया है उन्होंने। पूरे देश में ऐसा हो रहा है कि अभी उनके किसी भी चीज़ का विरोध करना मतलब राष्ट्रद्रोह। अभी छोटी चीज़ है, ये थोड़ा विषय इस तरह से ये करना होगा कि वंदे मातरम की बात कल मुनगंटीवार ने की, तो उन्होंने बोला जो बोलेगा नहीं वो देशद्रोही है। वंदे मातरम कहना होगा, इस देश में रहना होगा, यहाँ तक वंदे मातरम गया हुआ है पहले। तो अभी हर एक चीज़ में वो देखते हैं कि इनको ब्लेम किया जाए। अभी बात आती है इसके ट्वीट की,
तो अभी एक ध्यान में रखो कि उन्होंने 2 अलग अलग टाइम पे ट्वीट किए। पहला ट्वीट जो उनका आया है वो उसमें उन्होंने खाली बोला है कि राष्ट्रवादी का एक बड़ा नेता है वो अंदर जाएगा ईडी के रडार पे एकदम ईडी के तरफ से जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। बाद में गैप दिया थोड़ा, और गैप देने के बाद उन्होंने फिर दूसरा एक ये किया, उसमें बोला कि सिंचन घोटाले की नए सिरे से चौकसी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसा लिया। तो ये दोनों में गैप देने के पीछे भी उनके दिमाग में कुछ होगा, बिना प्लानिंग बीजेपी वाला कुछ नहीं करता है। उन्होंने पहले 3 जो दिए वो बड़ा नेता करके उन्होंने एक 3-4 नेते जो है ये तुम्हारे ना एनसीपी के, राष्ट्रवादी के, उनको घेरे में लेके रखा, मगर पॉइंट आउट नहीं किया कि एग्जैक्टली कौन सा नेता, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं उनमें, तो ताकतवर नेता जो है वो भी बहुत सारे हैं। अभी वैसा बोलने को जाओ तो आप जयंत पाटिल भी बड़े नेता हैं, तटकरे बड़े नेता हैं, भुजबल बड़े नेता हैं, जो हमारा जितेंद्र आव्हाड बड़ा नेता है, बहुत सारे उनके। तो सिर्फ बड़ा नेता बोलने से इनमें से कोई भी हो सकता है। तो बाद में उन्होंने सोचा था होगा कि और थोड़ा पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंटेड करते हैं, तो उन्होंने वो सिंचन घोटाले का दिया है। अभी उसमें एक दिक्कत मुझे दिख रही है, इनको कैसी नहीं मालूम पड़ी, कि अजीत दादा को जो क्लीन चिट मिली ये सिंचन घोटाले में, वो अब आप बोल रहे हैं कि इंक्वायरी फिर से करो, मगर वो 80 घंटे का जो एक फडणवीस और अजीत दादा का गवर्नमेंट आया था 80 घंटे के लिए, उस समय ये क्लीन चिट फडणवीस ने दे दी थी। मतलब उन्होंने अपने हाथ से नहीं दी, पुलिस से उसी दिन बराबर वो शपथ लिए और 4 घंटे में पुलिस का रिपोर्ट आ गया कि इसमें से किसी भी सिंचन घोटाले में इसका अजीत दादा का हाथ नहीं है। तो अभी फडणवीस के लिए ये मैं बड़ा उत्सुकता है मुझे कि वो किस तरह से अपनी बाजू अभी पलटते हैं, क्योंकि वो 80 घंटे की सरकार में उन्होंने ये क्लीन चिट दी है, फडणवीस साहब के अंडर दी गई है। और उस समय तो ये तो एलिगेशन भी हुआ था कि दादा ने ये एक आइडिया किया कि उस सरकार में गए और अपने को क्लीन चिट ले ली और बाहर निकल गए, और बाद में वो क्लीन चिट का कोई फ़र्क नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि भाई नहीं वो क्लीन चिट गलती से दी गई थी, अभी क्लीन चिट नहीं, अभी इंक्वायरी करेंगे, ऐसा नहीं हुआ कभी। अभी सर इनकी भी सरकार चली, कोई ये नहीं हुआ। तो फडणवीस को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपके ही राज में क्लीन चिट इनको मिली थी, अब उसकी फिर से इंक्वायरी करने की बात कैसे आ गई, कैसे आ गई? आपने उनको क्लीन चिट तो दे दी, फिर क्लीन चिट दिया कैसे? फिर दिया कैसे आपने? तो वो बोलेंगे कि पुलिस का वो रिपोर्ट था और उन्होंने क्लोजर किया था। अब एक ही मुद्दा फडणवीस शायद बोल सकते हैं, फडणवीस नहीं बोलेंगे, ये किरीट बोलेगा या तो कंबोज बोलेगा कि वो क्लीन चिट जो है वो तुम्हारे परमवीर सिंह जो थे कमिश्नर पुलिस के, जो अभी जेल में नहीं जाते हुए भी ये है, मतलब जेल के दरवाजे पे बैठे हैं, भाई कब बुलाते हैं आप अंदर, और उनको नहीं बुला रहे। उसमें भी बड़ी चाल है सर, उसके बारे में एक अलग वीडियो करना पड़ेगा कि इतने एलिगेशन के बावजूद परमवीर सिंह कैसे अंदर नहीं गए। अभी परमवीर सिंह को कौन बचा रहे हैं, इसके बारे में सर बहुत बड़ा चर्चा है। उस चर्चा का खाली ट्रेलर में इतना ही दिखाता हूँ कि परमवीर सिंह बिना बताए माफ़ी के साक्षीदार हैं। वो इनको ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये पूरा जो खेमा है शिवसेना का, तुम्हारा इसका, वो सब तकलीफ में आ रहा है। तो वजह तो अंदर खुला ही, सचिन वाजे तो खुला से माफ़ी का साक्षीदार हो रहा है। हाँ, सचिन वाजे ओपनली हो गया है, मगर वो अंदर है, मगर ये उनकी मदद कर रहा है ऐसा लोगों को। इसलिए वो देखो पहले फरारी रहा, वो चंडीगढ़ में खुलेआम घूम रहा था और यहाँ पे उसके ऊपर क्या रेड कॉर्नर नोटिस ये वो सब इशू हो रहा था, और वो खुद बोल रहा था कि मैं चंडीगढ़ में सुखरूप हूँ, मैं बैठा हूँ इधर, आके लेके जाए मुझे, नहीं लेके गए, क्यों नहीं लेके गए? तो वो अलग बात है। अभी ये ट्वीट के बारे में हम बोलते हैं कि इसमें सिंचन घोटाले की अगर इंक्वायरी आप फिर करना चाहते हैं तो पहले क्लीन चिट क्यों दी, ये सवाल आएगा। और एक बात है कि उन्होंने उसमें एक गर्लफ्रेंड का ये किया है, जिक्र किया है, जो इसके पहले देखो कभी भी जब एलिगेशन आते थे तो पॉलिटिकल एलिगेशन होते थे, भ्रष्टाचार के, करप्शन के एलिगेशन में व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन होते थे।
कभी ऐसा किसी भी करीट ने भी कभी नहीं किया या तो कंबोज ने नहीं किया। उसने ये बोला नहीं, दोनों में से किसी ने, कि इनकी एक मैत्रीण है, गर्लफ्रेंड है, उसके नाम से ये सब इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट की गए है। ऐसा बोला है कभी? नहीं बोला। फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र की हिस्ट्री में सेक्स स्कैंडल भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। मतलब किसी को टारगेट किया है। अभी सर हम अजित पवार का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हम ऐसे कुछ बातें बोलने जा रहे हैं कि वो अजित दादा के ऊपर है लागू या नहीं है, इसके बारे में आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो हम नहीं बोलेंगे कि ये अजित दादा की ओर है। हम अभी जो इन्होंने क्या बोला है कि कोई एनसीपी का बड़ा नेता, तो हम अभी अजित दादा का नाम लेना ठीक नहीं होगा, इसलिए कि अपने पास कोई प्रूफ नहीं है, ना इसने उनका नाम लिया है, तो वो उनके बारे में है ऐसा बोलना भी शायद डिफेमेशन हो जाएगा। मगर जो भी वो बड़ा नेता है उसके बारे में उन्होंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐसी दी है कि उसकी कोई एक गर्लफ्रेंड है, उसके नाम से इन्होंने ये व्यवहार किया है। अब ऐसा हो गया कि ये वीडियो मेरे दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगा कि अभी अभी मेरे मराठी में 50 वीडियो आए हैं और उसमें मैंने ऐसा जिक्र किया है कि जिन लोगों की गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे मालूमात है वो ये स्कैम में नहीं है, और जिनका नाम तुम सूचित कर रहे हो उनकी कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मैंने उसमें बोला है मराठी में। मगर गगन बेदी जो हमारे 50 वीडियो आ जाए उसमें बोला है एक जगह। मगर अभी अभी एक 10 मिनट पहले महाराष्ट्र के एक बड़े एनसीपी नेता का ही मुझे फ़ोन आया था और वो बोले कि तुमने बहुत एकदम आत्मविश्वास से बोल दिया है कि किसी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या तो 2 ही लोगों की है वगैरह वगैरह। और वो बोले कि तुम और कुछ मत बोलो और किसी का नाम भी मत लो क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। मगर बोले पूरे एनसीपी में सब लोगों को जो चीज़ मालूम है वो तुमको मालूम कैसे नहीं है? तुम बड़ी ये कर रहे थे कि भाई मेरे को तो सबके स्कैम मालूम है, स्कैंडल मालूम है, सेक्स स्कैंडल मालूम है, कौन किसकी गर्लफ्रेंड है मैं जानता हूँ। 2 मंत्री में से 1 मंत्री तो एनसीपी का अभी नहीं है, वो मेरे फ्रेंड के बंगले पे आता था लोनावाड़ा में, इतना तक गए और तुमको ये कैसे मालूम नहीं? उन्होंने बोला कि एक एनसीपी का ऐसा बड़ा नेता है जिसका एक राजघराने की कोई रानी है, स्त्री है, उससे दोस्ताना है। अभी सेफ वर्ड हम यूज़ करेंगे, उससे दोस्ताना है। और ऐसी चर्चा पहले से रही है एनसीपी में कि भाई इनकी प्रॉपर्टी वो रानी साहिबा के नाम से है। अब मैं ना रानी का नाम ले रहा हूँ, ना वो संस्थान का नाम ले रहा हूँ, ना कोई मंत्री का नाम ले रहा हूँ, ना एनसीपी का कौन वो बड़ा नेता इसका नाम ले रहा हूँ। तो मैं मेरे को बचा रहा हूँ इसमें। मगर जो मराठी में मैंने नहीं बोला है वो, लेकिन आपने इतना बोल दिया तो लोग जानना तो चाहेंगे आखिर में कौन है वो। सर मैं मर जाऊँगा, मर्डर होगा अगर नाम बोल दिया तो। इसके लिए नहीं, आपकी भी बचाव के लिए मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल सर, बोलना बहुत आसान है, 1 सेकंड में मैं नाम बोल दूंगा, मुझे मालूम है कौन है। पर डिफेमेशन केस होगी 100 करोड़ की और आप प्रूव कर नहीं पाएंगे। सर देखो, बोलते समय मैंने भी 50 साल पत्रकारिता की है, उसमें ये प्रिकॉशन रखनी पड़ती है अपने को सब मालूम होते भी कुछ चीज़ें मालूम नहीं है इस तरह से ही। नहीं तो बताने को क्या सर, 1 मिनट में आप भी ख़त्म मैं भी ख़त्म। बिल्कुल 100 करोड़ की डिफेमेशन केस या तो मर्डर, कुछ भी हो सकता है सर ऐसी चीज़ों में, क्योंकि आप ऐसी बात कर रहे हैं। बड़े नाम है, मैंने बोला इतना ही ज़्यादा हो गया, इससे भी बहुत सारा रिपरकेशन हो सकता है। मगर फिर भी अभी देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि एनसीपी का कोई बड़ा नेता ईडी के इसमें फंसेगा। मगर मेरा अंदाज़ा है कि वो नेता अजित पवार नहीं होंगे, अजित पवार नहीं होंगे, जबकि लोगों को अभी लग रहा है कि ये अजित पवार की ओर इशारा जा रहा है। हाँ, सिंचाई घोटाला, मगर सिंचाई घोटाले का उल्लेख के कारण, मगर सिंचाई घोटाले को इनको क्लीन चिट है। और दूसरी बात ये है कि सर ईडी, मोदी, शाह ये पवार और ठाकरे डायरेक्ट फैमिली को हाथ नहीं लगाएंगे। दूसरी बात ये है सर कि यही अजित पवार है जिन्होंने एक बार उनके साथ मंत्रिमंडल बनाया था, और वो मंत्रिमंडल इस विश्वास के साथ बनाया गया था कि वो चलेगा। उसमें 2 चीज़ें हो गई। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऐसा निर्णय दे दिया कि उसमें बोला कि ओपन वोटिंग होगा,
उसकी वजह से वो संकट में आ गए। वो दिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं किया होता, एक एग्रेसिव ये लेके कि नहीं सबके सामने होगा, सर वो सरकार चलती थी, आज भी वही सरकार रहती थी। वो सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की वजह से टर्निंग हो गए। दूसरी बात ऐसी हो गई सर कि सुप्रिया जी ने उसमें ये किया कि भाई नहीं चाहिए सेक्युलर सरकार, बीजेपी नहीं चाहिए ना सेक्युलर, उसकी वजह से और वो बात बिगड़ गई। नहीं तो आज सर अजीत आता। और एक बात याद रखिए, कल अगर शिंदे साहब से कोई मनमुटाव होता है या शिंदे साहब के साथ रहते हुए भी महाराष्ट्र में ठाकरे सेना और कांग्रेस को पूरा धोबी पछाड़ देना है इनको इलेक्शन में, और सर 3 पार्टी मिलके आघाड़ी बना के भी वो लड़ सकते हैं, तो ऐसे समय सर एनसीपी से फूटने की संभावना जिसकी है, जो कल का एकनाथ शिंदे हो सकता है, वो एक ही आदमी है और वो है अजित पवार। अजित पवार को अरेस्ट करके या उसका दिल दुखा के या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करके वो अपने लिए कल का जो संभाव्य दोस्त है सर, वो अभी जो बोल रहे हैं ना उसमें भी देखो वो विरोधी पक्ष नेता का एक भूमिका लिया है ना, उसके अनुसार बोल रहे हैं। मगर कोई वो फडणवीस के खिलाफ पर्सनल, एकनाथ शिंदे के खिलाफ पर्सनल, मोदी शाह के खिलाफ पर्सनल कुछ नहीं बोल रहे, वो एक जनरल में बोल रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि भाई ये महागड़ी सरकार है, उसने विश्वासघात किया है, फिर लोग बोलते हैं कि तुमने क्या किया था, वो बोलता है कि इसमें मंत्रियों के एलिगेशन है, भाई आपके मंत्री तो अंदर है, हर एक चीज़ का जवाब भी है इनके पास। मगर मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि दोनों कारणों से नहीं लगता है। एक तो सिंचन घोटाले से उनको जोड़ा नहीं जाएगा, कोई हो सकता है, नहीं है ना, बहुत सारे सर तटकरे भी है, ऐसा यही है, ऐसा नहीं, बहुत सारे और बहुत सारे अधिकारी भी हैं। तो मेरे को लगता नहीं है कि अजित दादा की गिरफ्तारी होगी, दोनों कारणों से। एक पॉलिटिकली ये कल के बीजेपी के सहयोगी हो सकते हैं सर, नीतीश कुमार इधर से उधर जा सकते हैं, अजित दादा गए हुए हैं ऑलरेडी, तो इतिहास है, और शिंदे साहब अभी उनके साथ है, तो हो सकता है कि अगली जो घड़ी बीजेपी एक ऑप्शन रखेगी, ऑप्शन भी रखे, मतलब शिंदे साहब के लिए भी ऑप्शन रखेगी और शिंदे साहब के साथ भी ऑप्शन रखेगी। कल हो सकता है कि इलेक्शन में ऐसा एक आपको देखना पड़ेगा कि 2 एनसीपी, एक अजित दादा की, एक पवार साहब की या सुप्रिया की, 2 शिवसेना, एक शिंदे साहब की और एक ठाकरे साहब की, हाँ कांग्रेस एक ही रहेगी। तो कल क्या जाने, कुछ मालूम नहीं, राजनीति, अजित दादा, शिंदे और फडणवीस, इनकी जॉइंट सरकार हो सकती है, आ सकती है। तो यहाँ तक मेरा अनुमान है कि नहीं, अजित दादा को अरेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं अभी क्या होता है। थैंक यू तत्ते जी। तो कुल मिला के यही निष्कर्ष है कि नहीं होगा, और जो ये ट्वीट है ये दिशा कुछ और हो सकती है। तो हमारा विषय यही था आज का। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।